हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट, राइट। तो इसका जो है 5th चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द इंडस्ट्रीज, राइट। तो इंडस्ट्रीज चैप्टर जो है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। इसके जो है अराउंड 3 पार्ट्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं एंड आज इसका जो है 4th पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे कवर किया था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, राइट। तो उसमें हमने जो है कॉटन एंड हमने ये देखा था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, उसके बाद में आयरन की इंडस्ट्री होगी, राइट। तो आयरन एंड जो कोल इंडस्ट्री है उसके बारे में हम यहाँ पे पहले कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एंड अगर आपको जो है उसके बारे में कवर करना है तो उसका लिंक जो है ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगी, वहां पे जाके आप इसे कवर कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। तो इसके बाद में जो हमारा ये वाला चैप्टर है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इस चैप्टर को इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल स्टोरी जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। चलिए कवर करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे एंड कोल एंड आयरन इंडस्ट्री जो है उसके बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड दूसरी है हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जैसे कि आपको पता है कि दैट वीविंग क्लॉथ फ्रॉम द यार्न जो है हमारे इंडिया में एक एंशिएंट जो है समय था, उसी समय से ही जो है ये चल रहा है। कॉटन का यहाँ पे यूज किया जाता है, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स जो है ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे यूज की जाती हैं एक कपड़ा बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिवीजन की कि कौन सी जो है वो इंडस्ट्री होगी यहाँ पे, तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड रहता है, इट डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल कि कौन सा रॉ मटेरियल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कपड़े को बनाने के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग में रॉ मटेरियल के बेसिस पे ही हम यहाँ पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन की है या फिर कौन सी है ये वाली, राइट। रॉ मटेरियल किस टाइप का, उसी के ऊपर ये डिपेंड होता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो किस तरह की है। तो फाइबर जो होते हैं ना, ये सारे फाइबर्स जो होते हैं दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, फाइबर्स जो होते हैं वो जो है रॉ मटेरियल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अब ये जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर भी हो सकते हैं या फिर कोई मैन मेड फाइबर भी हो सकते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स यहाँ पे कौन से हैं, जैसे कि वूल हो गया, सिल्क, कॉटन, लिनन, जूट, ये सारे जो है इनकी खेती की जाती है, ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ओके, उसके अलावा अगर मैन मेड फाइबर्स की बात करें तो ये हो गए नाइलन, पॉलिस्टर, आर्केलिक एंड रेयन हो गया। तो ये सारे जो है मैन मेड है। तो इन्हीं के ऊपर कौन सा यहाँ पे हम फाइबर यूज कर रहे हैं, कौन से फाइबर को हम यहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये बताता है कि कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से पूरे वर्ल्ड की जो है ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी। आपको पता है कि इंग्लैंड में जो है सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, कौन सी सेंचुरी में आया था, 18th सेंचुरी में आया था। एंड कॉटन क्लॉथ जो है वो यहाँ पे यूज किया गया था एंड कॉटन क्लॉथ यहाँ पे बनाया गया था यूजिंग दी हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, राइट। व्हील्स का यहाँ पे यूज करके एंड लूम्स का यहाँ पे यूज करके, चरखे के साथ यहाँ पे इंडिया में भी बनाते थे हम यहाँ पे, राइट। तो हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स का यूज करके, लूम्स का यूज करके यहाँ पे कॉटन क्लॉथ बनाया जाता था। 18th सेंचुरी में यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो इन द 18th सेंचुरी फिर जो है वहां पे ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो पावर लूम्स जो है फिर वो आ जाती हैं वहां पे। तो जिसकी वजह से जो है ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। पहले ब्रिटेन में हुई थी, लेटर इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है इंडस्ट्री पहले से ही थी, यहाँ पे कॉटन क्लॉथ पहले से बन रहा था, बट ये जो है हैंडमेड था, राइट। व्हील्स जो होती हैं, हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स होती हैं, उसके थ्रू यहाँ पे कपड़ा बनाया जा रहा था। फिर 18th सेंचुरी में जो है ना फिर जैसे मशीन्स आ जाती हैं, तो मशीन सबसे पहले ब्रिटेन में आती हैं,
तो जब वहां पे जो है ना मशीन्स वगैरह आती है, इंडस्ट्री लगती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगती है, तो उस समय को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे आया था। कहाँ पे? सबसे पहले ब्रिटेन में, फिर बाद में जो है दूसरे पार्ट्स में आया था। तो आज की बात करें तो इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं कॉटन टेक्सटाइल के। एंड इंडिया का तो जो है ना एक काफी पुरानी हिस्ट्री भी रही है, क्योंकि काफी शुरू से ही जो है ना एक एक्सीलेंट क्वालिटी का कॉटन टेक्सटाइल जो है इंडिया में बन रहा है। बिफोर द ब्रिटिश रूल, राइट, ब्रिटिश रूल से पहले ही इंडिया का जो हैंड स्पन, मीन इंडिया में तो हाथ के साथ ही जो है बुनाई की जाती थी कॉटन के कपड़े की, तो इंडिया का हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लॉथ जो है ना, इसकी जो मार्केट थी ना, वो बहुत ज्यादा वाइड थी, बहुत बड़ी थी, राइट। शुरू से ही जो है ना यहाँ पे इंडिया के का बना हुआ कपड़ा जो था, यहाँ का सिल्क जो था ना, इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा थी। एंड इवन ब्रिटेन के जो राजा है, वहां की जो रानी है, वो इंडिया के कपड़े जो है ना इससे प्रेफर किया करती थी, इंडिया में बने हुए जो कपड़े हैं। तो टेक्सटाइल वर्ड जो है ना उसके ओरिजिन की पहले बात कर लेते हैं। तो ये डिराइव हुआ था फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सिर विच मीन्स टू वीव, मीन इसका मतलब होता है बुनना। ओके, तो यहीं से ये डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड टेक्सिर से। यहाँ पे ढाका का जो मसलिन है, चिंट हो गया यहाँ पे मसूलीपट्टनम का, कैलिकोस ऑफ कैलिकट, गोल्ड राउट कॉटन ऑफ द बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा। तो इसका जो है ना अपनी क्वालिटी के लिए, अपने डिजाइन के लिए जो है पूरे वर्ल्ड वाइड ये फेमस था। बट अब क्या था कि ये सारा कपड़ा जो था ना ये हैंड वूवन था, मीन हाथ के साथ इसे बनाया जाता था ऑब्वियसली। तो अगर इसे हाथ के साथ बनाया जा रहा है तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, उसके साथ साथ जो है ये एक्सपेंसिव भी होगा। तो ये जो है इसके बैड पॉइंट थे, ये इसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स थे, राइट। हाउएवर इसकी क्वालिटी जो है वो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, फिर क्या होता है, इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इट कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल ऑफ द वेस्ट, राइट। क्योंकि वहां पे नई टेक्सटाइल मिल जो है फिर वो बन जाती है 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में, तो वहां पे मशीन्स वगैरह आ जाती हैं, तो वहां पे टाइम भी कम लगता था एंड वो कपड़ा जो है वो सस्ता पड़ता था rather in as comparing to the Indian cotton textile, right? So which produce cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units. तो फिर क्या होता है, फिर इंडिया में भी यहाँ पे जो है मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल, राइट, सबसे पहली जो सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल थी ना, वो मुंबई में स्टैब्लिश की गई थी 1854 में, राइट। तो ऐसा नहीं कि हम ये बोल सकते हैं कि 1854 से पहले यहाँ पे कोई मिल जो है वो स्टैब्लिश नहीं की गई थी। 1854 से पहले 1818 में जो है ना एक यहाँ पे मिल जो है वो हम बोल सकते हैं कि स्टैब्लिश की गई थी। तो वो कौन सी थी? द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो थी इन कंट्री की वो थी फोर्ट ग्लोस्टर नियर दी कोलकाता, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो यहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी वो कौन सी थी? फोर्ट ग्लोस्टर इन दी कोलकाता इन 1818। बट जो है कुछ समय के बाद में ये बंद हो गई थी, ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल जो मिल थी वो मुंबई में 1854 में स्टैब्लिश की गई थी। तो यहाँ पे मुंबई में जो है ना हर एक चीज जो थी वो फेवरेबल थी टेक्सटाइल मिल के, क्योंकि यहाँ का जो मॉइस्चर यहाँ पे अवेलेबल था, क्लाइमेट जो था वो वार्म था एंड यहाँ पे पोर्ट भी था जिसके थ्रू यहाँ पे मशीनरी को इंपोर्ट किया जा सकता था। रॉ मटेरियल जो है वो भी इजीली अवेलेबल था, स्किल लेबर जो थी वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल थी, जिसकी वजह से जो है ना इस रीजन में इंडस्ट्री जो है वो रैपिडली एक्सपेंड हो जाती है। So initially, this industry flourished in the state of Maharashtra and Gujarat because of the favorable humid climate. तो ये जो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है ना यहाँ पे जो मिल थी वो महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही फ्लरिश हुई थी, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट था ना वो फेवरेबल था। ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे चाहिए था एंड वार्म क्लाइमेट यहाँ पे चाहिए था, तो वो वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी मिल जाती थी एंड वार्म भी था। बट टुडे आज की अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी जो है ना उसे हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ओनली महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही मिल्स को हम बना सकते हैं, अब मिल जो है वो किसी दूसरे एरियाज में भी जो है बनाई जा सकती है, एस्टेब्लिश की जा सकती है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं भी है क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी को ये आर्टिफिशियली क्रिएट कर लेते हैं। एंड रॉ कॉटन इज अ प्योर एंड नॉट वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, जैसे कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत जो है कुछ ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं अगर हम आज की बात करें तो।
तो डू यू नो अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। तो जितना भी प्रोडक्शन यहाँ पे होता है ना, उसका 1/3 पार्ट जो है ना उसे एक्सपोर्ट किया जाता है, इतना एक्सपोर्ट होता है इसका आज भी। तो अहमदाबाद का थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये गुजरात में लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। तो फर्स्ट मिल जो है 1859 में अहमदाबाद में जो है इस्टेब्लिश की गई थी। तो जल्दी ही जो है अहमदाबाद की जो मिल थी वो सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन जाती है इंडिया की, राइट। अहमदाबाद जो है आफ्टर दी मुंबई, पहली कौन सी थी, मुंबई थी, उसके बाद में अहमदाबाद बन जाती है। तो ये इसे जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है अहमदाबाद को, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशनल फैक्टर्स थे ना वो बहुत ज्यादा फेवरेबल थे, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना अहमदाबाद में वो डेवलप हो पाती है। ओके क्योंकि अहमदाबाद जो है ना वो कॉटन ग्रोइंग एरिया के काफी ज्यादा क्लोज है, एंड इसकी वजह से जो है रॉ मटेरियल इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। क्लाइमेट जो है वो भी यहाँ पे सूट करता है, जो टेरेन है वो भी फ्लैट है, जिसकी वजह से लैंड इजीली मिल जाती है अहमदाबाद में फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो गुजरात एंड महाराष्ट्र एरिया है ना वो डेंसली पॉपुलेटेड है, तो लेबर भी इजीली मिल जाती है, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर हो गई। एंड जो रोड एंड रेलवे नेटवर्क है वो भी काफी अच्छे से जो है डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ना टेक्सटाइल का इजी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हो सकता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड फिर मुंबई पोर्ट यहाँ पे पास में है, जिसकी वजह से जो है मशीनरी को इंपोर्ट भी किया जा सकता है एंड कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो बट यहाँ पे जो है ना अब रिसेंट ईयर में, कुछ प्रीवियस ईयर्स में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल जो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कंट्री में कुछ और भी, राइट, कई और जगह पे जो है ना यहाँ पे मिल्स जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो वो कंपटीशन दे रही हैं इस मिल को। एंड इसकी वजह से जो है ना सेवरल टेक्सटाइल मिल जो है वो अहमदाबाद की अब बंद हो चुकी हैं, right? So this is primarily due to the emergence of new textile center in the country as well as the non-upgradation of the machine and technology। तो ये जो है ना machines को भी जो है अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अहमदाबाद की मिल्स में। तो ये तो यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको मशीन्स जो है वो भी अपग्रेड करनी ही पड़ती हैं, राइट। सो ओसाका की बात करें यहाँ पे, तो ये जो है इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, तो इसे जो है जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो ऑब्वियसली सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं यहाँ पे ओसाका के, जिसकी वजह से यहाँ पे मिल्स जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो प्लेन एरिया है यहाँ पे अराउंड द ओसाका, जिसकी वजह से इजीली लैंड जो है वो मिल जाती है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, जिसकी वजह से स्पिनिंग एंड वीविंग करना वो काफी अच्छा होता है, सूटेबल होता है। रिवर योडो जो है वो सफिशिएंट वाटर जो है वो मिल को प्रोवाइड करवाती है, लेबर भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। पोर्ट फैसिलिटेट यहाँ पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे रॉ कॉटन को इंपोर्ट किया जा सकता है, टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो क्या आपको पता है कि यहाँ पे ओसाका में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना वो मोस्टली जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट ही करती है, उसी के ऊपर ही डिपेंड है, इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल। हाउएवर इंडिया के अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया में रॉ मटेरियल जो है वो लोकली मिल जाता है, बट ओसाका की जो मिल्स है ना वो इंपोर्ट ही करती है सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है, कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो कॉटन ये कहाँ से इंपोर्ट करती है, इजिप्ट से, इंडिया, चाइना एंड यूएसए से। सो फिनिश प्रोडक्ट जो है इसे मोस्टली एक्सपोर्ट किया जाता है, एंड इवन जो है ना इसकी मार्केट भी काफी अच्छी है, क्योंकि क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है इस कपड़े की, एंड प्राइस जो है इसका वो भी काफी ज्यादा कम है। Though it is one of the important textile cities in the country of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by the other industries also। तो ओसाका में अब ऐसा नहीं कि ओनली कॉटन इंडस्ट्री ही है, या उसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो मैप में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ना मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स हैं, राइट। तो साउथ अमेरिका में यहाँ पे ब्राजील हो गया, एंड नॉर्थ अमेरिका में आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, एंड यूरोप में आप देख सकते हो, अफ्रीका में देख सकते हो, एशिया में यहाँ पे आप देख सकते हो, जापान में है यहाँ पे ओसाका में, राइट। तो चाइना में भी है यहाँ पे, आप सारा देख सकते हो कि कितनी ज्यादा जो है इसकी जो मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स जो है वो कौन कौन से हैं, right? So with this we have completed this chapter, and in our next video we will start the chapter number 6, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, and don't forget to subscribe my channel also. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.